तो ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम सेक्शन बी फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। इसमें वैसे ज़्यादा टाइम लग गया तो इसमें इतना टाइम ना दें, ठीक है। तो माइक्रो 18th क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्कैर्सिटी इज द अंडररेटेड प्रॉब्लम ऑफ द चॉइस, द कॉस्ट ऑफ द बेस्ट फॉरगिवन अल्टरनेटिव इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे एक बार हिंदी में पढ़ते हैं, देन वी विल गो थ्रू द आंसर। दुर्लभ जो है वह चयन की समस्या से संबंधित है। दुर्लभता जो है वो चयन की समस्या से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की जो लागत होती है उसको हम अवसर लागत कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ। जो आंसर की हमें क्या कह रही है, ओके। तो जैसे कि आपको पता है कि जो दुर्लभता है वो किससे जुड़ी हुई है? वो चॉइस की प्रॉब्लम से, विकल्प जो है कि विकल्प की समस्या से जुड़ी हुई है। और अवसर लागत जो है बिल्कुल सही है कि सर्वोत्तम मूल्य यानी कि जो हमें मिलना है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमें मिलना है उसके लिए होता है। तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड वन इज ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। 19th की तरफ चलते हैं, 19th क्वेश्चन की तरफ। तो बुनियादी शिक्षा पर अधिक मात्रा में खर्च किया जाए या उच्च शिक्षा पर, तो ये किस प्रकार की समस्या है, ठीक है। यानी कि जो हमें स्पेंड करना है, खर्च करना है, शुड बी अ लार्ज अमाउंट स्पेंड ऑन अ बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो ये किस प्रकार की प्रॉब्लम है? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये रहा। तो ये जो है कि भाई ये जो है कि व्हाट टू बी प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या बनाना है, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए, मतलब क्या किस तरह से बनाएं, ठीक है। हमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, हमें उत्पादन में क्या करना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार की समस्या है कि हम किस तरफ जाएं, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस नहीं है कि किस प्रकार से बनाए, व्हेन टू प्रोड्यूस ये भी नहीं है। तो समस्या क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या हो, हम किस तरफ का कौन सा विकल्प चुने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, राइट। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा असत्य युग्म है, यानी कि ट्रुथ नहीं है। तो आर्थिक क्रिया क्या निर्यात हेतु फसल का उत्पादन किया जाता है? गैर आर्थिक क्रिया आयातों का भुगतान होता है। आदर्श जो है आदर्शात्मक विश्लेषण, अर्थव्यवस्था का जो आदर्शात्मक विश्लेषण होता है वो रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल केंद्र खोले जाने चाहिए। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण जिसमें प्रति वर्ष जो है 6000 नव युवकों को रोजगार के तलाश में भारत छोड़ रहे हैं। तो कौन सा जो है इसमें असत्य है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आर्थिक क्रिया निर्यात हेतु फसल, भाई ये तो सत्य है। चलिए पहले इंग्लिश में भी कर लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, देन हम आंसर की के थ्रू ही जाएंगे। और 20th क्वेश्चन की तरफ हम। इकोनॉमिकल एक्टिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड एक्सपोर्ट, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट। तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये गलत लग रहा है। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो एक गलत तो ये है ही। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, द एजुकेशन स्किल सेंटर शुड बी ओपन इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल नॉर्मेटिव से बात करता है। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या बात कर रही है कि 60,000 यूथ आर लिविंग इंडिया, यानी कि भारत छोड़ रहे हैं एवरी ईयर फॉर सर्चिंग न्यू जॉब, न्यू काइंड ऑफ जॉब सर्च करने के लिए वो जॉब छोड़, मतलब भारत को छोड़ रहे हैं। तो आपके 3 ऑप्शन तो सही है, बी जो है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो हमारा लिए बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आंसर की तरफ चलो। सो द आंसर की ये क्या कह रहा है कि बी वाला ही ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट। चलो 21 की तरफ चलते हैं। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है। तो व्हाई डज द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रेज, तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्यों आती है। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो इसके कारण ये भी बहुत है कि भाई इंसान की असीमित इच्छाएं हैं और संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो हम जो रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज कर रहे हैं और जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए, यानी कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन के लिए, जो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी जो स्थिति है, अनिवार्य शर्त होती है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी शर्त जो है वो अनिवार्य है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सी शर्त जो है वो जरूरी होती है इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए ये होता है कि भाई
जो आप उपभोक्ता जो है किसी वस्तु को जो उसे यूटिलिटी मिल रही है उसका प्राइस, ठीक है, बराबर होना चाहिए उसकी यूटिलिटी जो उसको मार्केट प्राइस पर जो मिल रही है, ठीक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इक्वल टू मार्जिनल ऑफ द मनी। तो यानी कि जब प्रति रुपए के हिसाब से सीमांत उपयोगिता उसके धन जो सीमांत उपयोगिता बराबर होती है तब वो से हम संतुलन प्राप्त करते हैं। यानी कि जब पर यूनिट पे, ठीक है, पर यूनिट जो होगा, पर यूनिट जो उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा वो बराबर होना चाहिए कि भाई जो उसके मनी है, जो उसके पास मनी अवेलेबल है, दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो उसको सेटिस्फाई होता है। चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए आय में वृद्धि की मांग वृद्धि करती है। तो सामान्य उपभोक्ताओं के लिए आय में वृद्धि जो है वो वृद्धि मांग में वृद्धि करती है। तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय जो है मांग के बीच में धनात्मक संबंध होता है। तो इसको एसोसिएशन एंड रीजनिंग को पढ़ना है। एंड इंक्रीजिंग इन इनकम लेड्स एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स। तो इसके लिए हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो आय और मांग के बीच में क्या होता है कि बोथ आर द करेक्ट, रीजनिंग एसोसिएशन बिल्कुल सही है कि अधिक आय होने पर सामान्य वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाती है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड ज़्यादा करेंगे नॉर्मल गुड्स की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24 की तरफ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि असत्य कथन की पहचान करनी है। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि जो है प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग में कमी लाती है, ठीक है। और निम्न कोटि यानी कि सबसे नीचे क्वालिटी की वस्तुओं के लिए आय जो है वो प्रभावी ऋणात्मक होता है। और जीवन रक्षक दवाइयों के लिए मांग पूर्ति लोचदार होती है। रुचि और प्राथमिक में अनुकूल परिवर्तन की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ओके, आपको फॉल्स स्टेटमेंट के आइडेंटिफाई करना है। तो इंक्रीजिंग इन अ प्राइस ऑफ अ गुड लेट्स टू डिक्रीज द डिमांड और द सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ऐसा नहीं होता। द इकोनॉमिक्स इफेक्ट द नेगेटिव फॉर द इंफीरियर गुड्स। तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव फॉर द इंफीरियर गुड्स, तो बिल्कुल सही है कि भाई नेगेटिव करता है। द price elasticity of demand for the life saving demand is perfectly elastic. A favor of change in a taste prefer to the effect the demand, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं कि भाई जो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं वो हमेशा अल्प लोचदार रहती हैं, ठीक है। यानी कि वो जो मतलब कितनी महंगी हो जाए लोग उसकी डिमांड हमेशा बना के रखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कि भाई कितनी भी महंगी हो जाए डिमांड हमेशा बनी रहती है। 25 कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि अधिमान वक्र वो जो है उन्नतोदर होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती रहती है। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ बजट रेखा का भी ढलान बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली कि भाई एन इनएफिशिएंट कर्व यानी कि आईसी is a convex in origin because the marginal rate of substitution decrease. The slope of the budget increase with the increase in consumer. चलेंगे आंसर की तरफ। तो उदासीनता वक्र जो है बजट रेखा पर आधारित होती है। इस कथन को लेकर है कि भाई जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। यानी कि जो उदासीनता वक्र जो होती है यानी आईसी होता है, आईसी कर्व जो होता है वो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण उत्तल होता है, ठीक है, जो कि इस तरह से बजट लाइन का स्लोप जो है चेंज हो जाता है विद द प्राइस नॉट इनकम, ठीक है, प्राइस के साथ चेंज हो जाता होता रहता है जो बजट लाइन होती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सही समीकरण का चयन करना है हमको, ठीक है। ये 4 समीकरण दिए हैं, आप इन चारों को ध्यान से देखिए और बताना है कि कौन सा सही है। तो करेक्ट द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। बी यानी कि ए पी जो होता है यानी कि एवरेज जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी से माइनस करके,
ठीक है, तो औसत कैसे निकाला जाता है? कुल उत्पाद की मात्रा को डिवाइड कर देते हैं कुल मात्रा से, तो कुल उत्पाद को डिवाइड कर देंगे मात्रा से तो निकल आएगा। तो इसमें बैटरी खत्म हो गई है, डाउन की तरफ जा रहा है, गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि छठी इकाई पर एपी का मान जो है वो 6 हो तो सातवीं इकाई पर एपी का मान 8 हो, तब सातवीं इकाई पर एमपी का मान क्या होगा? तो जब छठी इकाई पर एपी का मान 6 है और सातवीं इकाई पर एपी का मान 8 है, यानी एवरेज प्रोडक्शन, तो सातवीं इकाई पर एमपी क्या होगा? तो ये मुझसे पूछा जा रहा है, चलिए देख सकते हैं। If the value of EP at the 6th unit is 6, ठीक है, तो छठी 6th यूनिट पर क्या है? 6 है, 6 है, और AP is the 7th unit is 8. So what will be when the MP is 7th unit? तो जब MP की 7वीं यूनिट क्या होगी ये बताना है हमें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आंसर जो आने वाला है वो 14 आने वाला है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? जब MP है, ठीक है, MP के अंदर जो TP है यानी बताया गया 7 और माइनस कर देंगे TP 6 से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो TP 6 है वो क्या है 6 × 6 यानी कि 36, इसमें लिख लिया 36 है। देन जो AP क्या है वो 8 और 7 है, 7th है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो MP निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो पिछला था यानी कि जो अभी वाला है और उसको हम पिछले वाले से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 14, तो 14 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। मांग में वृद्धि यानी कि मांग में बढ़ना और मांग में विस्तार दोनों को हमें सही से समझाना है, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए समझाना है क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड एंड द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसे? इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड शिफ्ट टुवर्ड द डिमांड कर्व ड्यू टू द नॉन प्राइस फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भाई गैर मूल्य कारणों में वृद्धि, मांग में वृद्धि का स्थानांतरण, और एक्सपेंशन इन डिमांड तो मूवमेंट अलोंग विद अ कर्व ड्यू प्राइस फॉल, तो मूल्य में कमी के कारण जो मांग वक्र पर गति होती है। देखो कुछ इस तरह से होता है कि भाई बढ़ना या घटना डिमांड का ना ऊपर या नीचे की तरफ, ये विस्तार कहलाता है, ठीक है। और शिफ्ट कहलाता है कि भाई मांग वक्र जो है यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो आप इसका ये बना के ये भी आपको बनाना होगा, ये दोनों है ना, ये भी आपको बनाना होगा एग्जाम में, इसको समझाते हुए। और जो अगला प्रश्न है कि वो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर स्पष्ट कर देना है कि व्यक्तिगत मांग क्या होती है और बाजार मांग क्या होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है, इनके बीच में हमें डिस्टिंग्विश इस्टेब्लिश करना है, बताना है। तो भाई एक व्यक्तिगत मांग होती है और एक बाजार मांग होती है, यानी कि जब एक व्यक्ति मांग करे तो उसे हम व्यक्तिगत मांग कहेंगे, जब पूरी बाजार मिलकर मांग करे तो उसे हम बाजार मांग कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि उस मात्रा को दर्शाती है जिसमें कोई एक उपभोक्ता मांग कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग, ठीक है। इंडिविजुअल में क्या होता है कि एक बायर, सिंगल बायर जो होता है वो डिमांड कर रहा होता है चीज़ों की। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं कि मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड में क्या होता है, हाँ, तो मार्केट डिमांड के अंदर चीज़ों की मांग जो होती है वो कौन कर रहा होता है? उपभोक्ता, सारे उपभोक्ता मिलकर, सभी उपभोक्ता, ऑल काइंड ऑफ कंज्यूमर मिलकर डिमांड कर रहे होते हैं, तो उसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड जो है लिमिटेड हो सकती है, 1 पर्सन की हो सकती है, एक हाउस होल्ड की हो सकती है, यानी एक परिवार तक सीमित हो सकती है। लेकिन जो मार्केट डिमांड है वो बहुत सारे परिवारों तक और पूरे बाजार के अंदर क्रय विक्रय की शक्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो बाजार परिवर्तियों का निर्धारण करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखें, एग्जाम्पल कहा गया है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो तो जैसे कि एक पर्सन है जिसने 2 किलो चावल की डिमांड कर दी, ठीक है, तो 2 किलो चावल की डिमांड करता तो ये व्यक्तिगत डिमांड मानी जाएगी। लेकिन वहीं अगर 1000 लोग मिलकर 2 किलो चावल की डिमांड करें 50 kg पर, तो उसे हम बाजार मांग यानी कि
कुल बाजार मांग जो है वो 2000 किलो हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल में हो गया, तो इसे समझ सकते हैं। तो 29वां 29th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतुलन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है, इन दो सिचुएशन दी गई हैं, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ें। तो व्हाट विल बी द कंज्यूमर रिएक्शन टू अटेंड द इक्विलिब्रियम इफ, ये दो सिचुएशन है, अलग अलग प्राइसों पर, प्राइस लेवल पर ये सिचुएशन हमें दी गई है। तो आंसर की तरफ चलें। तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है कि भाई जो उपभोक्ता होगा वो इस वाली सिचुएशन में होगा, तो कंज्यूमर शुड कंज्यूम मोर, तो उसमें वो ज़्यादा करेगा क्योंकि उसको मार्जिनल यूटिलिटी रेट जो है उसका ज़्यादा है। ठीक है, उसको जो ज़्यादा जो चीज़ें जो है वो प्रयोग में लाएगा वो, क्योंकि उसका जो अभी वो उत्पादन करने की वो चीज़ें हैं वो कम है, और इसके अंदर अगर रहेगा तो कंज्यूमर जो है कंज्यूम करेगा अपने इनकम से ज़्यादा, यानी कि उपभोक्ता जो है इसके अंदर इस वाली स्थिति में उपभोक्ता एक्स अधिक उपभोग करना चाहेगा, यानी एक्स वस्तु जो है वो अधिक उपभोग करेगा, और इसके अंदर क्या होगा दूसरे वाली सिचुएशन के अंदर कि वो वाई जो वस्तु है उसका उपभोग ज़्यादा करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होने पर, यानी कि कोई वस्तु है जिसके अंदर 20% की वृद्धि हो गई परंतु वस्तु की मांग जो है 5 इकाई कम हो जाती है, तो आरंभिक मांग ज्ञात कीजिए कि यदि कीमत की लोच 2.5 हो, तो अभी इसकी लोच जो है वो 2.5 है, तो 20% वृद्धि होने से वस्तु की मांग में 5 इकाई कम हो जाती है। तो कैसे होती है इसके बारे में समझना है। तो ड्यू टू द 20% ऑफ इंक्रीज, मतलब 20% इंक्रीज होने के बाद इट्स डिमांड डिक्रीज द 5 यूनिट, तो उसकी डिमांड जो है 5 यूनिट कम हो जाती है, और इलास्टिसिटी कितनी है 2.5, तो इसको हमें एक्सप्लेन करके समझाना है। तो देखो क्या करना है केस 1 में कि भाई 2.5% प्राइस जो है वो बढ़ गया, 2.5 प्राइस है और बढ़ गया 20%, डिमांड क्या होगी कम हो गई 5 यूनिट। तो फॉर्मूला यूज करते हुए क्या करते हैं हम, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड कर देते हैं हम चेंज इन प्राइस के बटे में जो प्राइस है उससे। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा कि भाई जो डिमांड है वो कितनी यूनिट आ गई 50 यूनिट। अब केस 2 में क्या है कि प्राइस जो है 5 से 6 हो गया। ठीक है, प्राइस से 6 हो गया, और ये है परफेक्ट इलास्टिसिटी का, तो इसमें डिमांड क्या होगी अनचेंज होगी, क्योंकि जिसकी भी इलास्टिसिटी होती है परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर डिमांड जो है कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि दवाइयाँ। तो इसको तो आप खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है the price of the good increase 5 पैसे per unit but the quantity of demand remains the same unchanged, calculate the price of electricity, तो परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए वही 5 से 6 हो गया, चेंज इन प्राइस बिल्कुल भी नहीं हुआ, 20% जो है वो मतलब उसमें बढ़ा है, तो 6 से ये हो गया, तो इसमें मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0% रहेगा, क्योंकि जो है इसके लोच जो है वो शून्य है। ठीक है, यानी कि बहुत डिमांड है तो ये मूल्य बदलता है लेकिन फिर मांग जो है वो स्थिर बनी रहती है, तो इसमें अल्पलोचदार होती है, यानी कि परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है। अच्छा, ये 31 की तरफ चलेंगे। एक संख्यात्मक उदाहरण से सहित कीमत लोच ज्ञात करने की कुल व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें क्या बताना है कि 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है इसको हमने सॉल्व कर लिया है अभी। तो 31 के अंदर हमें बताएंगे कि जो explain the total expenditure method finding the price elasticity of demand with the numerical example, numerical example के साथ हमें इसको समझाना है एग्जाम के अंदर। तो कुल व्यय विधि समझानी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यानी प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इफ द प्राइस ऑफ द एक्सपेंडिचर रेज, यानी प्राइस बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा तो ये इनइलास्टिक डिमांड होती है। इफ द प्राइस, यदि मूल्य और जो प्राइस बढ़े यानी कि प्राइस बढ़े और एक्सपेंडिचर अनचेंज रहे तो ये यूनिट इलास्टिसिटी है, यानी कि एकात्मक। यदि मूल्य बढ़े और व्यय घटे तो ये है लोचदार, और अगर मूल्य बढ़े और व्यय भी बढ़े तो यह है अल्पलोचदार। ठीक है, और यदि मूल्य बढ़े और व्यय जो स्थिर रहे तो यह एकात्मक लोचदार। निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण दीजिए।
तो क्रेताओं की संख्या में वृद्धि जो है वो वक्र को दाईं ओर खिसका देती है और दो अभिमान वक्र जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी कि जो दो अभिमान वक्र हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो सत्य और असत्य बताना है हमें। चलिए आगे की तरफ। तो मोर बायर्स शिफ्ट द डिमांड कर्व राइट, ठीक है। तो पहले वाला जो है वो इंग्लिश में नहीं देखा इसको। तो जो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ खिसक जाएगा। टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरेक्ट ईच अदर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दो अदर्स नहीं काट सकते, तो पहला जो है वो ट्रू हो जाएगा और दूसरा जो है वो फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बजट रेखा और संयोजन। तो बजट रेखा का संयोजन बताना है हमें। तो हाँ बस ओके। तो एक उपभोक्ता है जिसकी आय वगैरह का इसमें विवरण दिया गया है कि भाई 2000 है, वो वस्तु एक्स की कीमत 50 प्रति इकाई खरीदता है और जो कि वस्तु वाई की कीमत से दुगनी है। तो अब बताना है अनुच्छेद के आधार पर उसमें हमें उत्तर देना है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर उपभोक्ता बजट रेखा बनानी है कि भाई उपभोक्ता जो है वो किस तरह की बजट रेखा बना रहा है। और यदि कुल 1500 रुपये ही खर्च किए जाएं तो वस्तु एक्स और वाई की में कितनी मात्रा के दो संयोग बनेंगे बताइए। और क्या यह उपभोक्ता दी गई आय दोनों वस्तुओं की 15 इकाई प्राप्त कर सकता है। यह संख्यात्मक उदाहरण के साथ बताना है हमें, परिवर्तन करना है, ठीक है, क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लें। तो बता रहा है कि भाई आपके पास इनकम जो है 2000 है एंड ही वांट टू स्पेंड इनकम ऑफ टू गुड्स, दो चीज़ों के अंदर अपनी जो है संतुष्टि के लिए दो चीज़ों को खरीदेगा और उन दो चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि दो चीज़ों को वो परचेजिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को वो परचेज करना चाह रहा है, ये दो चीज़ें एक्स और वाई। इसमें जाना है। हाँ तो देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, ये इसको चाहिए जो सब वस्तु है इस पर, और यानी कि आधी कीमत है यानी 25 रुपये होगी, ठीक है। तो बजट लाइन बनाएंगे तो 50x और 51 बन जाएगा यानी कि 2000 रुपये। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होगी कि एक्स वस्तु 10 खरीद सकता है और वाई वस्तु 20 खरीद सकता है, या तो एक्स वस्तु 15 खरीद ले और वाई वस्तु उससे 0 बन जाएगी, ठीक है। तो वो 15 वस्तु खरीद सकता है लेकिन वाई जो है उसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन इसमें क्या होगा कि भाई अगर वो चाहता है कि दोनों को 15 हो जाए, 15x है तो इसके अंदर ये बन जाएगा 1500 और ये से पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो आगे। तो एक संख्यात्मक उदाहरण सहित परिवर्तित अनुपातों के नियम की व्याख्या करनी है। तो संख्यात्मक उदाहरण को लेते हुए हमें परिवर्तित अनुपातों के नियम की व्याख्या करनी है, यानी कि इंग्लिश की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। तो वेरिएबल्स प्रोपोर्शन की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ हमें एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेन करना है इसको न्यूमेरिकल के साथ। देखते हैं तो जैसे जो हम इनपुट डालते जाते हैं, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आउटपुट इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, व्हेन द डिक्रीजिंग देन नेगेटिव। जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है उत्पादन जो है पहले से तेजी से बढ़ता है और फिर जाके ऊपर की तरफ धीमा हो जाता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो कुछ इस तरह का कर्व बन जाता है उल्टा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो परिवर्तित अनुपातों के नियम की व्याख्या भी करनी है, तो एक बार इसमें भी अच्छा एक्सप्लेन करना है, तो एक बार एक्सप्लेन भी करते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम देखते हैं। So the law of the variable properties state that the more unit of the variable factor like labor
तो वेरिएबल फैक्टर यानी जो परिवर्तनशील चीज़ें होती हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म में भी चेंज कर सको, जैसे लेबर added a fixed cost like a land and total output in first increase at the rate of increase, तो फर्स्ट क्या पहले इंक्रीज होता जाता है, देन डिमिनिश रेट यानी कि फिर वो रुक जाता है और फिर धीरे 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 नीचे आने लगता है। तो 3 स्टेज होती है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये कर्व की तरफ है, जैसे आपने ये बनाया और ये कुछ इस तरीके का उल्टा ही है। अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझो तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जब हमने एक लेबर लगाई 2 3 4 5 6 7 लेबर लगा रहे हैं इसमें, तो पहले क्या है टोटल प्रोडक्शन बढ़ता सा दिख रहा है, फिर यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि हर एमपी पे हर एक पे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर आके जो है वो कम होने लग गया है और यहाँ पे आके बिल्कुल ही माइनस में चला गया। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये घटने लगता है इस वाली लाइन के बाद। तो ये इसके बाद हम समझा रहे हैं यहाँ पे 1 से 3 तक तो ये इंक्रीज करता है रैपिडली और 4 और 6 पे तो ये स्लोली डिमिनिशिंग कम होने लगता है और 7 पर ये पूरी तरह से फॉल हो जाता है और नेगेटिव हो जाता है। तो ये हिंदी के अंदर भी नियम बताए गए हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम यानी वेरिएबल जो चीज़ें होती हैं उसका नियम बताया गया कि भाई एक जब स्थिर रहेगी चीज़ें तो कारक लगाने पर जैसे कि श्रम लगाने पर ये स्थिर रहते हैं, ठीक है, ऐसा जोड़ा जाता है। और जो कुल उत्पादन होता है पहले से तेजी से बढ़ता है और फिर धीमी गति से बढ़ता है और अंत पर घटने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऐसे बढ़ता है घटता है फिर घटने लगता है। तो ये सीमांत उत्पादन लागत यहाँ पर आके इकाई 1 से 3 इकाई तक टीपी तेजी से बढ़ता है और फिर प्रतिफल बढ़ने लगता है। ये वही वाली बात है जो हमने ऊपर बताई, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है फिर घटने लगता है, फिर एक बार आते ऐसा टाइम आता है कि जब वो नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है अगर हमारा अच्छा और थोड़ा करके सवाल है, तो इसमें टीपी यानी कि कुल टोटल प्रोडक्शन, ये कुल उत्पादन मतलब टीपी और एमपी, और सीमांत उत्पादन यानी कि एमपी और एपी के बीच में अंतर बताना। ठीक है, ये अथवा में सवाल है। तो टीपी टोटल प्रोडक्शन एक्सप्लेन करना रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग टीपी एंड जो है मार्जिनल प्रोडक्ट इसका। तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट पे हमें एक्सप्लेनेशन देना है। एमपी ये भी एमपी है, ठीक है, तो इसमें बताते हैं। तो टीपी इज द टोटल आउटपुट जो बनता है टोटल वो है, और एमपी क्या है एक एडिशनल आउटपुट होता है। ठीक है, व्हेन द एमपी इज राइजिंग तो टीपी इंक्रीज आल्सो। ठीक है, व्हेन एमपी फॉल पॉजिटिवली तो टीपी इंक्रीज एट द डिक्रीज रेट। तो जब एमपी जो होता है वो पॉजिटिवली फॉल हो रहा होता है यानी कम हो रहा होता है, जो ये है ये बढ़ रहा होता है, टीपी जो है वो बढ़ रहा होता है। व्हेन द एमपी बिकम जीरो, जब एमपी जीरो हो जाता है तो टीपी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो टीपी के रेट होते हैं मैक्सिमम हो जाता है। व्हेन एमपी नेगेटिव तो टीपी स्टार्ट फॉलिंग, तो टीपी जो है वो गिरने लग जाता है। टीपी यानी कि कुल उत्पाद, और जब एमपी के अंदर एक एक्स्ट्रा एमपी डालते हैं तो फिर वो अतिरिक्त इकाई होती है और वो उत्पादन बढ़ने लगता है जनरली। और जब एमपी बढ़ता है तो टीपी तेजी से बढ़ता रहता है। जब एमपी घटता है लेकिन वो सकारात्मक होता है तो धीमी गति से बढ़ता रहता है। जब एमपी शून्य हो जाता है तो टीपी जो है अधिकतम हो जाता है, और जब एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी भी घटने लगता है। ठीक इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एपी, तो एपी क्या होता है, एपी इज द एवरेज। ठीक है, एपी क्या है, एवरेज है टोटल प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स। तो एपी मीन्स एवरेज है। तो व्हेन एमपी इज ग्रेटर तो एपी भी राइज करता है। व्हेन एमपी इज एपी तो क्या होता है कि व्हेन एमपी और एपी बराबर होते हैं तो एपी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब एपी ज़्यादा होने लगता है तो एपी जो है वो फॉल होने लगता है यानी कम होने लगता है। एमपी से ज़्यादा अगर एपी हो जाएगा तो कम होने लग जाता है। तो कुछ इसी तरह इसमें भी बताया गया है कि भाई एपी क्या है, कुल उत्पादन और इकाइयों के बीच में भाग करा गया है, डिवाइड करके बनाया गया है। और एमपी जो है वो ज़्यादा हो जाता है और एपी कम रहता है तो एपी बढ़ता है। जब एमपी जो है वो बराबर होता है एपी के तो एपी जो होता है अधिकतम होता है। जब एमपी जो होता है
वो कम होता है एपी से, तो एपी जो है वो घटने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको समझाया गया है। सो देयर इज एन, तो हमने थोड़ा जल्दीबाजी में इसको किया। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे टॉपिक वाइज, कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करा जाए। ठीक है, चलिए तो अब से ये था पूरा एग्जाम। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम करें। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, एक बार मैं सॉल्यूशन को आपको फिर से